नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया। हमारे साथ अंकिता जी हैं, उसके बाद वो सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूँगा हिंदी में। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज सैटरडे है जो हम शूट कर रहे हैं। तो फ्राइडे को सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट बढ़ गया था और निफ्टी में भी 2% का हमने इंक्रीज देखा था। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई शॉर्ट टर्म कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर हो गया या कोई और रीजन है? मार्केट का मेन रीज़न ये है कि ट्रम्प ने अनाउंस किया कि संडे तक वो डील साइन कर लेंगे ईरान से और ईरान और अमेरिका के बीच पीस ट्रीटी साइन हो जाएगा। लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है और हमें लगता नहीं है कि ये ट्रीटी कल तक साइन हो सकती है। ईरान स्टेट प्रेस ने की है कि अनाउंस की कि ट्रंप ने सरेंडर कर ली और हमारा भारी जीत हो गई है और बिना शर्त के अमेरिका ने सरेंडर कर ली। तो ट्रंप ने उसके बाद अनाउंस किया कि ये सब चीटिंग है। मैंने ऐसा कोई डील को अप्रूव नहीं किया है। से फिर से एक बार जब हम बच्चे होते थे, हिंदी के नॉन डिटेल में एक कहानी आती थी। उसमें एक शेर शेर एक लड़का होता था, जो गाँव को देखभाल करता था, गाँव गाँव का बकरी को बाहर लेके जाता था। जानने के लिए गेम खेलता था कि वो हर बार बोलता है शेर आ गया, शेर आ गया। तो जो गाँव के लोग हैं दौड़ के आते थे, ताकि अगर कुछ हो गया तो बचाने के लिए। हर दिन वो खेलता रहा। तो लोग ने बोला कि ये ये सिर्फ ऐसा ही गेम खेलता रहेगा। एक दिन एक्चुअली शेर आ गया और जब उसने पुकारा किसी ने उसको बिलीव नहीं किया और शेर ने उसको अटैक करके खा लिया। तो ट्रम्प ने बहुत बार ऐसा बोल दिया कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, आज अग्रीमेंट कल होगा, आज होगा। वो 4 महीनों में बहुत बार ऐसा बोला है। एक और बाला बा एक और बार उन्होंने बोला है। इसमें कोई एग्रीमेंट होने वाला नहीं है। तो सिर्फ ये होना है कि ट्रम्प को बोलना है हमने गलत कर ली और वॉर में कुछ हमको नहीं मिला, हमें वापस जाना पड़ेगा और ईरान अपने आप को विक्टर मान जाएगा। तो ट्रम्प चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग डील उनको मिल जाए, वो नहीं मिल क्या रहा मिल है। जाए सर? फेस सेविंग डील। आपने ओके। 5 महीने के युद्ध किया, इसके बदले में कुछ मिल जाए। लेकिन ईरान ने सेंस कर लिया ट्रम्प ग्राउंड ट्रूप्स कमिट नहीं करना चाहते हैं। दैट इज आर्मी को फुट फुट आर्मी को भेजना ही चाहते हैं नहीं है। वो ईरान को इन्वाइट नहीं करना चाहते हैं। जब तक वो ग्राउंड में ट्रूप्स नहीं डालते हैं, जब तक उस समय तक ईरान पर भारी जीत बारनो लगाना मुश्किल है। सो हर चलते दिन से ट्रम्प का पोजीशन वीकन हो रहा है और ईरान का पोजीशन स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ओके। कोई बात नहीं। सो ईरान कह रहा है कि हमने जीत ली है। तो मार्केट का ये चाहिए था कि कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। अगर ये स्ट्रेट होर्मुज़ खुल जाता है, तेल बाहर से आना शुरू कर देगी और वो मार्केट में फिर से तेल का दाम कम हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ, करेक्ट। अब जब तक हम बात कर रहे हैं, उस समय तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते मार्केट फिर से गिर जाएगी। और आपको दूसरी बात ये समझनी है, भारत की प्रॉब्लम सिर्फ ईरान नहीं है। ईरान के पहले ही हमारा प्रॉब्लम थे कि हमारा इंटरेस्ट रेट और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस बहुत कम है। सो अगर हमने इंटरेस्ट रेट को इतना लो रखा, तो बाहर से भारत में इन्वेस्टमेंट आना नामुमकिन है और हमें मार्केट में कॉर्पोरेट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो अगर आपने करेक्टिव स्टेप्स नहीं ली, तो कोई नहीं आएगा मार्केट में। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो ईरान का प्रॉब्लम सॉल्व होने से एक आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मार्केट 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से गिरना शुरू शुरू हो जाएगा। तो सर क्या करेक्टिव मेजर्स हैं जो
होने चाहिए जिससे थोड़ा मार्केट स्टेबल हो? मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए। अगर आप देखें कि कोई एफडी नहीं डाल रहा है, क्यों एफडी नहीं डाल रहा है? क्योंकि बैंक की जो ब्याज की रेट्स हैं, वो बहुत कम हैं। अगर आप ब्याज को बढ़ाएँगे नहीं, तो लोग डिपॉज़िट्स नहीं डालेंगे। अगर लोग डिपॉज़िट नहीं डालेंगे, बैंक्स कैसा लेंड करेगी? बैंक्स लेंड नहीं कर पाएँगी। ऑलरेडी बैंक्स में क्रेडिट टू डिपॉज़िट रेशियो बहुत बैड है, तो लोग पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हैं, म्यूचुअल्स के फंड की तरफ मार्केट में भेज रहे हैं। तो मार्केट से पैसा को उठा के वापस बैंक में डिपॉज़िट में डालना चाहिए। ये पहला स्टेप है। करेक्ट। दूसरी स्टेप ये है कि रुपये को गिरना चाहिए 105 107 और आपको क्वालिटी कंट्रोल्स रिमूव करना चाहिए ताकि हमारा गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सस्ते इनपुट मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने सस्ते इनपुट देने दिया, अलाउ किया, तो ये छोटे सब एंग्री हो जाएंगे। A1 A4 A7 ये सब एंग्री हो जाएंगे। तो ये कंडंड्रम में फँस गया है और इससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, जैसे हम अभी क्रूड ऑयल की ही बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली हुआ है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे हैं, पर तब भी एलपीजी के दाम नहीं नहीं इतने गिरे हैं, उनके दाम अभी भी बढ़ गए हैं। तो इससे क्या होता है सर? कंज्यूमर्स को कुछ लेटर में रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, या ऐसा ही चलता रहेगा? अभी साहब के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि उनको इसी दाम में रखा तो भी एलपीजी सिलेंडर का दाम को और 600 रुपया बढ़ाना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम अभी भी सब्सिडाइज कर रहे हैं। सो अभी कोई कम होने का कोई गुंजाइश नहीं है और हम्म। बढ़ेगा बाब और ऊपर बढ़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे दाम बढ़ रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन भी 7% बढ़ रही है। अब तक जो 10 दिन की बारिश हुई है, जब बारिश को जून फर्स्ट आने था, तो आज जून 12th है, लेकिन बारिश जून 4th ही आया। अब तक की बारिश में 26% डिफिसिट है। सो इसका मतलब है कि मानसून भी अच्छा नहीं होने वाला है। नहीं है, और करेक्ट। क्योंकि मानसून अच्छा नहीं होने वाला है और यूरिया का शॉर्टेज है मार्केट में, हमारा एग्रीकल्चर सीजन उतना अच्छा नहीं रहेगा और फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस साल को हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कैसा गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है। कल मैंने एक वीडियो टेप देखा, मिस्टर गुलाटी हुँ। जो एक बड़ा इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से राइस राइस खरीदती है 43 रुपीस में। उसको अच्छा। एक मिनिस्टर के बेटे को 22 रुपया में बेचते हैं। खरीदते हैं 43 रुपीस और बेचते हैं 22 रुपीस और उससे एथेनॉल बना के बोलते हैं हमने एथेनॉल बना ली और फॉरेन एक्सचेंज सेव की। आप भैया अगर आप राइस की बात कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके ही पानी सिंचाई हो रहा है, आपने उसको फ्री करेक्ट। दी। यूरिया यूज़ करते हैं और यूरिया एंड अदर फर्टिलाइज़र के लिए 3,66,000 करोड़। तो आप डायरेक्टली सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली ये एथेनॉल जो आप बना रहे हैं राइस ऑयल को यूज़ करके, वो मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल है और उसके लिए भी आपको जो फर्टिलाइज़र है, वो बाहर से आ रही है। एथेनॉल यूज़ करने से क्या होती है, कार की अच्छी खासी इंजन का प्रॉब्लम हो जाएगा। कर हाँ। सो मैं अभी भी बोलता हूँ, इस सरकार में पढ़ा-लिखा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। एक अर्थशास्त्री ही इकोनॉमिक्स को चला सकता है। एक बिज़नेसमैन या वो जो ल प्रोफ़ेसर हैं उसे इस दिस इकोनॉमी को रन करना मुश्किल है। जब तक के लिए आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट को लाते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर हर हफ्ते मैं बोलता हूँ कि आप मेल भेजें, बहुत सारे लोग मेल भेज रहे हैं और लोग मेल भेज सकते हैं। मेल में आपका संदेह पूछ सकते हैं कि हम आपका मेल का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।